एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF, ये किसके अंडर आता है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 में EPF के बारे में दिया हुआ है। EPF होता क्या है? यह एक रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है जो कि अवेलेबल है सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल है। ये बैक की गई है गवर्नमेंट द्वारा और इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है पे किया जाता है कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, जो कि जितना भी जमा किया इन्वेस्ट किया है उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO क्या है? EPFO एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डेवलप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। ये एडमिनिस्टर करती है EPF को यही देखती है और यह भी देखती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड के अंडर या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन कराने के लिए इस चीज़ को एडमिनिस्टर भी EPFO ही देखती है कि हर कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किस किस का होता है? इफ़ इन इस्टेब्लिशमेंट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयज़ जो हैं 20 से कम है तो वॉलंटरी है, उसकी मर्ज़ी है उस इस्टेब्लिशमेंट की कि रजिस्टर करें या ना करें। अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 20 से ज़्यादा हैं एम्प्लॉयज़ तो वहाँ कंपलसरी है EPF के लिए रजिस्टर कराना। अगर एक बार रजिस्टर हो गए, ठीक है, मान लो 20 से ज़्यादा थे, एक बार रजिस्टर हो गए लेकिन बाद में वो 20 से कम हो गए एम्प्लॉयज़, लेकिन तब भी वो EPF के अंडर कवर्ड रहेंगे, प्रोविडेंट फंड के अंडर कवर्ड रहेंगे। EPF के एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक है EPF, एक EPS है और एक है EDLI। ये क्या क्या होते हैं? EPF होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952, है ना, ये एक रिटायरमेंट सेविंग्स है। इसमें प्रोविडेंट फंड में जितने भी पैसे होंगे EPF में वह रिटायरमेंट में सारा फंड जो है एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा। EPS क्या है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। ये पेंशन है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, कुछ अमाउंट जो होगा पेंशन का वो हर महीने मिलता रहेगा। तीसरा कंपोनेंट है इसका EDLI। यह है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। अगर सडन डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तो लाइफ इंश्योरेंस फंड जो है वो उसकी फैमिली को मिल जाएगा। ये EDLI में आता है इंश्योरेंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे कैसे किए जाते हैं इसमें? एम्प्लॉय जो होता है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी 12% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस। ओके, बेसिक पे और DA का 12% जो होगा वो EPF में एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर कैसे कैसे करेगा? एम्प्लॉयर करेगा अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 तक है, 15,000 तक है, तो वह 15,000 का 8.33% तो EPS में पेंशन स्कीम में, ठीक है, और 3.67% EPF में प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ऊपर है तब कैसे करेगा? तब 8.33% 15,000 का 8.33% तो EPS में करेगा पेंशन फंड में, और जो बाकी 15,000 से ऊपर का जो अमाउंट है उसका 8.33% जो है बैलेंस ऑफ 8.33% ऑफ टोटल सैलरी वो करेगा EPF में, और 3.67 तो वो EPF में करेगा ही करेगा। मान लो सैलरी किसी पर्सन की 20,000 है, ठीक है, तो मान लो यहाँ तक 15,000 हुआ, ये बाकी 5,000, तो क्या कहते हैं एम्प्लॉयर क्या करेगा, ये 15,000 का 8.33% तो EPS में डाल देगा, ठीक है, और बाकी ये 5,000 का 8.33% ये EPF में डालेगा, और टोटल का 3.67% ये EPF में डालेगा, ठीक है, और 0.5% जो है वो एम्प्लॉयर EDLI में कंट्रीब्यूट करेगा।
विड्रॉल, इसमें से पैसा कैसे निकाल सकते हैं? या तो जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब निकाल सकता है, या फिर वह अनएम्प्लॉयड है 2 महीने या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए तब निकाल सकता है, या फिर पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, टोटल अमाउंट में से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं, या फिर या तो मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए या ज़मीन या घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए, या फिर होम लोन का रीपेमेंट करने के लिए। टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या मिले हुए हैं? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो एकदम टैक्स फ्री होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो टैक्स डिडक्टेबल होगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस सेक्शन 80C में क्या दिया गया है कि आपकी इनकम में जितना जितना कंट्रीब्यूशन ये EPF में किया गया है वह इनकम में से डिडक्टेबल कर दिया जाएगा, वह टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा। ओके। एम्प्लॉयज़ का इन्वेस्टेड मनी जो है, जितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है और जितना उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और जब ये अमाउंट को विड्रॉ करेंगे 5 साल बाद, तो वह IT एग्जेम्प्ट होगा, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पोस्ट रिटायरमेंट कैसे कैसे पैसा मिलेगा? द एम्प्लॉय विल रिसीव फुल अमाउंट इन EPF, प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा है उसका पूरा अमाउंट मिलेगा, और EPS में जितना पैसा है उसका पैसा पेंशन की फॉर्म में मिलेगा, अगर एम्प्लॉय ने मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस की है। तो ये था आपका EPF। एक क्विक रिवीजन करते हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF ये किस एक्ट के अंडर आता है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? ये एक रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है जो सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल है। इसको गवर्नमेंट द्वारा बैक किया गया है और इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे फिक्स्ड इंटरेस्ट पे किया जाता है। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की हुई। यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। यह एडमिनिस्टर करती है, ये EPF को यही देखती है, यह एडमिनिस्टर करती है, चेक करती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड की तरफ। प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होता है? अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 20 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो वॉलंटरी है, उसकी मर्ज़ी है रजिस्टर कराना है EPF में, और अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो कंपलसरी है रजिस्टर कराना। अगर एक बार रजिस्टर करा लिए, मान लो पहले 20 से ज़्यादा थे लेकिन बाद में वो 20 से कम हो गए, तो तब भी लोग उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं कवर रहेंगे EPF में। EPF के 3 कंपोनेंट्स हैं, EPF हो गया, EPS हो गया, एक EDLI हुआ। ठीक है। EPF क्या है? EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 1952। ये एक रिटायरमेंट सेविंग्स है, ये टोटल फंड एंड में टोटल फंड एक साथ मिल जाएगा। EPS पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, ये पोस्ट रिटायरमेंट के बाद पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। और EDLI जो है, EDLI है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ये इंश्योरेंस स्कीम है, सडन डेथ पे एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस फंड जो है उसकी फैमिली को मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशंस किस किस फॉर्म में की जाती हैं, किस स्ट्रक्चर में की जाती हैं? एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो होगी उसकी बेसिक पे और DA की 12% जो होगी वो EPF में जाएगी, प्रोविडेंट फंड में जाएगी। एम्प्लॉयर कैसे कैसे पेमेंट करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा? अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 तक है तो एम्प्लॉयर जो है इसका उसकी सैलरी का 8.33% जो है वो EPS पेंशन फंड में, पेंशन स्कीम में डालेगा, और 3.67% जो है वो प्रोविडेंट फंड में डालेगा। ठीक है। अगर सैलरी एम्प्लॉय की 15,000 से ऊपर है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, 15,000 का 8.33% तो पेंशन स्कीम में डाल देगा, और जो उससे ऊपर की सैलरी है 15,000 से ऊपर की, उसका 8.33% वह प्रोविडेंट फंड में डालेगा, और टोटल का 3.67% वो प्रोविडेंट फंड में डालेगा ही, और वह 0.5% EDLI में भी कंट्रीब्यूट करेगा। विड्रॉ कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो रिटायरमेंट पे विड्रॉ हो जाएगा, या फिर अगर कोई पर्सन 2 महीने या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है, तब विड्रॉल किया जा सकता है, या फिर पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है अगर शादी है, या फिर एजुकेशन के लिए, लैंड के लिए, हाउस के लिए, होम लोन रीपेमेंट के लिए। टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या मिले हुए हैं? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होगा, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्टेबल होगा 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंडर,
और एम्प्लॉयज़ के द्वारा इन्वेस्टेड मनी जो है और उनको इंटरेस्ट जो मिला है, और अगर वह 5 साल बाद पैसे निकालें तो इस अमाउंट जो है आईटी एग्जेम्प्ट होगा, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पोस्ट रिटायरमेंट जो है, जब रिटायरमेंट होगा आदमी तो एम्प्लॉई, तो उसे क्या क्या मिलेगा, ईपीएफ का सारा फुल अमाउंट मिलेगा, और ईपीएस से उसको पेंशन मिलेगी अगर उसने 10 ईयर्स की सर्विस की है तो कम से कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईपीएफ। अगर रिवीजन के लिए, इन नोट्स के रिवीजन के लिए, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इसके नोट्स के रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।